है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई माने, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? माने दो दीप्त या दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई। और वही हम ज्ञात करना चाहते हैं। यह द्विध्रुवी है और यह पॉइंट S1 है और यह पॉइंट क्या है? S2 है। यहां से पर्दा, यह द्विध्रुवी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये द्विध्रुवी है और यह क्या है? पर्दा। ठीक है। और यहां आप जानते हैं कि पर्दा पर क्या बनता है? यहां मध्य बिंदु से अगर बात करें तो इस पोजीशन पर क्या बनता है? यहाँ केवल दीप्त फ्रिंज बनता है। मान लेते हैं कि यहां पर, यहां से चलता है किरण, ठीक है, और यहां से आप ये भी जानते हैं कि किसी बिंदु पर फ्रिंज बनता है। यहां अगर यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में निष्कर्ष में जानते हैं कि किसी बिंदु पर फ्रिंज कब बनता है? फ्रिंज बनने का कारण क्या है? तो फ्रिंज तब बनता है जब ये दोनों झिल्लियों से निकलने वाले तरंगों का क्या हो? अध्यारोपण हो, या तो उनका विनाशी व्यतिकरण हो और नहीं तो संपोषी। हमें मालूम नहीं है कि संपोषी व्यतिकरण हो रहा है या विनाशी। यह P है और यहां से यह डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? Y है। ठीक है। अब यहाँ एक बात समझना होगा, बात तो सब समझना होगा। मान लेते हैं कि जो फ्रिंज की, जो यहाँ पे द्विध्रुवी है, द्विध्रुवी की चौड़ाई जो है वह D है। कितना है? द्विध्रुवी की चौड़ाई जो है वह D है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है? D है। इसका मतलब साफ है, यह जो झिरी जो उत्पन्न हो रहा है S1, यहां से लेकर यह S1 और यह S2, ये झिरी की जो चौड़ाई है S1 से S2 तक कितना है? D है। इसका मतलब जो आधा जो इसका भाग है, यह भाग, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यह भाग, यह D/2 होगा और यह भी भाग कितना होगा? D/2। क्योंकि अब जानते हैं झिरी का टोटल चौड़ाई कितना है? D है। तो देख सकते हो आधा भाग ऊपर है तो यह भाग क्या होगा? D/2 होगा। और यह भाग कितना होगा? ये भी D/2 होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां मान लेते हैं कि यह क्या है? C है। क्या है? C है। अब आप मुझे बताइए कि यहां मैंने PB को क्या माना है? PB को माना है कि भाई यह जो डिस्टेंस है वह कितना है? Y है। कितना है? Y। ए डिस्टेंस मैंने Y माना है। ठीक है। आप वहां ध्यान दीजिएगा तो इसको थोड़ा सा मान लीजिए यह D है। क्या है? D है। अगर हम PD निकालें, PD का मान हम निकालना चाहते हैं कि PD का मान कितना होगा, तो क्या होगा? ये पूरा यहां से यहां तक Y है और यह D/2 है। तो यह यहां से यहां तक का जो वैल्यू होगा, जो P से D तक का जो वैल्यू होगा, वह क्या होगा? Y माइनस D/2 होगा। ठीक है। अब ऐसे ही यहां से P से C तक का मान ज्ञात करना है। कहां से कहां? P से C तक का मान तो क्या होगा? देख कर बताओ। Y प्लस D/2 हो जाएगा। यहां से यहां Y है और यह D/2 है तो क्या हो जाएगा? Y प्लस D/2 हो जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू ज्ञात हो गया है। मान लिया जाए कि यहां से यह डिस्टेंस जो है पर्दा से वो कितना है? D है। पर्दा से माने यह पर्दा है या द्विध्रुवी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D दूरी है। यहां तक सब ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखिएगा तो समकोण त्रिभुज S1PD आपको दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है S1PD। और मैं आपसे पूछूं कि यह S1P क्या है? कर्ण है, लंब है, आधार है? क्या है? कर्ण है। आप सीधा कहिएगा कि क्या है? कर्ण है। तो S1P क्या है भाई? कर्ण है। हमें कर्ण निकालना है, S1P निकालना है। तो क्या होगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर, माने यह आधार मैंने लिख दिया, ये
पूरा डिस्टेंस डी ना है भाई, ये पूरा डिस्टेंस डी है, तो ये क्या हो जाएगा, यह डी दूरी माना गया है, ये पूरा ये बिंदु डी है लेकिन यह डिस्टेंस डी है, समझ में आ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आप रूट नहीं देना चाहते हैं तो रूट के बदला में हमें पावर में 1/2 लिखना होता है। रूट नहीं देना चाहते हो तो पावर में क्या लिखोगे, 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर माने डी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह लंब कौन है, यह पीडी का मान, पीडी ना, इसका मान कितना दिया गया है, y माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, और हम इसको हमें रूट में लिखना था, कर्ण बड़ा होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन रूट में देने से थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, हमें नहीं आपको ना। तो रूट में ना देकर क्या लिखा गया, 1/2। अब जब मैं कहूंगा कि इसमें कॉमन निकलेगा तो आप कहेंगे ये तो सर असंभव अलंकार है, कैसे कॉमन निकलेगा, एकदम निकलेगा कॉमन, काहे नहीं निकलेगा। S1P बराबर हम चाहते हैं कि डी स्क्वायर क्या निकल जाए, कॉमन, डी स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल जाए। आप कहेंगे तो संभव नहीं है, एकदम संभव है। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, या y माइनस डी बटा 2 का स्क्वायर बचेगा, लेकिन यहाँ बटा में डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, वही रह जाएगा, ये डी स्क्वायर में 1 से तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 1/2 लगा हुआ है, यही ना है मैटर। अब इस बात को समझते हैं, S1P बराबर डी स्क्वायर, अब पावर में 1/2, यहाँ देखो डी स्क्वायर, अब पावर में डी स्क्वायर के ऊपर भी 1/2 है, इसके ऊपर भी 1/2 है, समझ रहे ना। तो डी स्क्वायर है और उसके ऊपर 1/2 है, जानते हैं पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर में पावर से गुणा होता है। तो यह 2 है और यह 1/2 है, तो एक कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, और यहाँ बच गया y माइनस डी बाई 2, इसका स्क्वायर अब बटा में डी स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर से तो 1/2 नहीं ना हटेगा, यह 1/2 लिखा गया है, यह 1/2 यह इसके लिए भी है और इस सब के लिए है, समझ रहे ना। तो 1/2 में डी स्क्वायर से गुणा होगा, तो यह डी स्क्वायर ऊपर 1/2 है तो गुणा होगा तो केवल डी बाहर हो गया, और बाकी जैसे है रहने दीजिए, पावर में 1/2 है तो रहने दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम अब यह कहता है, बाइनोमियल थ्योरम, कि अगर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लग गया, बाइनोमियल थ्योरम यह कहता है कि यह वैल्यू अगर 1 से बहुत ही छोटा है, यह वैल्यू अगर 1 से बहुत ही छोटा है तो पावर को इसके आगे आकर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा गुणा। कह रहा है कि अगर यह जो भाग है यह चूंकि 1 से मच लेस देन है, 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, इसलिए पावर जो 1/2 है ना, यह क्या आएगा, ये बगल में आ जाएगा, कहाँ गुणा हो जाएगा, इसके बगल में गुणा हो जाएगा। 1/2 से जब गुणा होगा तो नीचे डी स्क्वायर है तो नीचे क्या लग जाएगा, 1/2 से गुणा कीजिएगा तो 1 से ऊपर गुणा कीजिएगा तो वैसे ही रह जाएगा, और 2 से नीचे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर। मैंने क्या किया कि जो 1 के बगल में y माइनस डी के स्क्वायर बटा डी स्क्वायर है, यह प्रयोग द्वारा देखा गया कि यह जो भाग है वह मच लेस देन है किससे, 1 से, 1 से अत्यंत छोटा है। अत्यंत छोटा होने के कारण बाइनोमियल यह सिखाता है हमें कि जब 1 से कोई भाग बहुत ही छोटा है, अब बाइनोमियल के रूप में है, दो पदों के रूप में है, तो जो पावर है वो जो यहाँ पावर है वह इसके आगे बगल में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 1/2 से इसमें गुणा कीजिए ना, तो 1 से गुणा होगा तो जैसे का तैसे, और 2 से गुणा होगा तो 2d स्क्वायर। आपने यह बात तो स्पष्ट कर लिया कि हमें S1P का मान मिल गया d इंटू 1 प्लस इतना बटा इतना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं, देखो इस व्यंजक में कुछ ऐसा भारी चीज नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भारी है, कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक कर गया तो फिर ये छोड़ दो कि तुमसे व्यंजक बनने वाला है। अगर फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स का आधार ही मैथ है, अगर फिजिक्स में मैथ को हटा दिया जाए देन योर फिजिक्स इज नथिंग, ठीक है, आपका कुछ है ही नहीं। उसमें क्या जान है भाई, धारा किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, अपवर्तन, स्नेल, इतना भारी चीज है नहीं। उसका मुख्य जो बात है वो क्या है, वो व्यंजक ही है, और वही व्यंजक आपके दिमाग को भी खोलता है और थ्योरी और कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। अब देखो यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया S1P, यह ज्ञात हो गया S1P, हमने कैलकुलेशन किया।
जब S1P ज्ञात हो गया तो अब तो हमें ज्ञात करना होगा S2P भी, कि यहां से तरंग यहां तक जाने में कितना दूरी तय कर रही है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, S2P। अब इसमें निकालेंगे नहीं, ये ऐसा ही निकल जाएगा। एक है तो एक खाली है, देखो S1P में दूरी इतना था, S2P में दूरी कितना है, यह ना दूरी है। अब बटा में जैसे है 2D स्क्वायर रहने दो, हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना होगा पथांतर, दोनों तरंगों के बीच का पथांतर। एक तरंग देखिएगा S1 से निकलकर P तक गया है ना। एक तरंग S1 से कहा P, तो S1 से P जाने में दूरी कितना हुआ, दूरी S1P। फिर S2 से निकलकर P तक गया, दूरी कितना हुआ, S2P। तो दोनों के बीच का पथांतर कितना हो गया, पथ का अंतर कितना हुआ, यह जब तक नहीं निकालेंगे तब तक फ्रिंज की चौड़ाई नहीं निकलेगा। अतः पथांतर हमें निकालना होगा। पथांतर S2P माइनस S1P हो जाएगा, ठीक है। S2P माइनस S1P निकाल दो, तो S2P क्या है, D इंटू 1 प्लस y प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। एकदम धैर्य बनाकर देखना, क्योंकि कहा जाता है ना कि क्या, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब वैसे ही ए भी है, डी इंटू S1P का मान कितना आया था, 1 प्लस वाई माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर, और बटा में क्या, 2D का स्क्वायर। आइए अब इसी को क्लियर कर दें तो पथांतर हमारा आ जाएगा। अब गुना करो, डी में 1 से गुना करोगे क्या होगा, डी। ये y प्लस डी बटा 2 का स्क्वायर है, रहने दीजिए, 2 है रहने दीजिए। डी में जब गुना करेंगे तो भाई ऊपर है नीचे है तो कटेगा ना भाई, ये डी है नीचे डी स्क्वायर है, तो एक और नीचे का डी कट जाएगा, क्या बचेगा, 2D हो जाएगा। सेम वैसे ही अब चलते हैं आगे, ये हो जाएगा डी में 1 से तो डी, प्लस माइनस माइनस y माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर। फिर वही घटना यहाँ भी, डी से कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, 2D बचेगा। और कुछ कट रहे क्या, छोटा होते जा रहा है। यहां से देखो 1/2D कॉमन निकाल दें हम, 1/2D इसमें, 1/2D इसमें निकाल देते हैं कॉमन, है कि नहीं। अरे यहाँ भी बटा में 2D, यहाँ भी बटा में 2D, ना निकल जाए, निकल गया कॉमन। यहाँ बचेगा y प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी देखो सवाल क्या हो गया, सवाल यह हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है 4ab, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 4ab। देखो यहाँ y प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर है और यहाँ y माइनस डी बाई 2 का स्क्वायर है, सूत्र होता है 4ab। तो 4a और यह b हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, दो दूना ना कट जाएगा, दो दूना 4, क्या आ गया, S2P माइनस S1P बराबर YD बटा D आ गया। ये तो अभी आया पथांतर, क्या आया, पथांतर। इन हमें क्या ज्ञात करना है, फ्रिंज की चौड़ाई। हमें पथांतर तो ज्ञात नहीं करना था, हमें फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मान लिया जाए, मान लिया जाए कि बिंदु P पर, जो बिंदु P है उस पर क्या बन रहा है, वह दीप्त फ्रिंज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, एनवा दीप्त फ्रिंज बन रहा है। माने पर्दा पर एगो दूगो दीप्त फ्रिंज नहीं ना बनेगा जी, मान लेते हैं एनवा दीप्त फ्रिंज बन रहा है। माना जाए कि बिंदु P पर एनवा दीप्त फ्रिंज बन रहा है। तो जब एनवा दीप्त फ्रिंज बन रहा है तो जरा ध्यान दीजिए, तो जब एनवा बन रहा है तो यहाँ y नहीं, क्या लिखेंगे, yn, एनवा नंबर को दर्शाएगा yn, और d बटा में d। लेकिन आप जानते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर n लेमडा होता है, पता है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान होना चाहिए कितना, n लेमडा होना चाहिए। तो पथांतर हो गया n लेमडा बराबर yn d बटा d। यहां से हम निकाल लेते हैं yn का मान, तो d चला जाएगा कहां, ऊपर चला जाएगा, yn निकाल रहे हैं तो d जो चला गया ऊपर, आई छोटका d आ जाएगा नीचे। अब यहां से एक एक करके निकालते हैं,
अब ये वाई एन का मतलब क्या हुआ? एनवा नंबर दीप्त फ्रिंज। कौन नंबर? एनवा नंबर। हम ऐसे एक निकाले, दो निकाले, तीन निकाले, सब दीप्त फ्रिंज निकालते हैं। एक नंबर दीप्त फ्रिंज निकालते हैं कि पहिलका दीप्त फ्रिंज का मान क्या होगा। एन के जगह एक बैठाते हैं। एक बैठाइएगा तो एक में काथी लेमडा डी से गुणा कीजिएगा, झूठों का अपना मान हानि का केस करवाने के लिए। यहाँ क्या कीजिएगा? बैठ गया। अब तथा अब की क्या बैठाएंगे? दो। एन के जगह दो बैठा देंगे। बैठा दिए। और आपने तो शायद पढ़ा होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई मतलब क्या? फ्रिंज की चौड़ाई मतलब क्या होता है? दो लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी, चाहे वह दीप्त फ्रिंज हो या चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों कंडीशन में एक ही व्यंजक आएगा। तो हम निकाल देते हैं y2 माइनस y1। दूसरा का दीप्त फ्रिंज की स्थिति में से पहला दीप्त फ्रिंज की स्थिति घटा देंगे तो ना हो जाएगा 2 लेमडा डी बटा डी माइनस यह क्या है? लेमडा डी बटा डी, अर्थात आ गया लेमडा डी बटा डी। किस चीज का मान आया? फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई जो आ गया उसका व्यंजक आ गया है लेमडा डी बटा डी हो गया। अर्थात हमने यंग के द्विघात प्रयोग के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त किया। और आप चाहें तो अदीप्त फ्रिंज की जो हमने एनवा माना है दीप्त फ्रिंज, आप उसको मान सकते हैं कि वहां क्या बन रहा है? अदीप्त। तो उसके लिए हमने दीप्त के लिए लिया है एन लेमडा। पथांतर कितना लिया है? एन लेमडा। अगर आपको अदीप्त का लेना होगा तो 2n-1 लेमडा बाई 2 रखना होगा। उससे भी इतना ही मान आएगा फ्रिंज की चौड़ाई लेमडा डी बटा डी। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो जरूर कर दीजिएगा।